हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं इन वेरी डिटेल। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं कवर, दैट इज़ योर रेजोनेंस हाइब्रिड। लास्ट लेक्चर में मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बता ही रही थी और वो वीडियो हमने ख़त्म कर दी थी वहीं पे बीच में। द रीज़न फॉर दिस कि बीच में ही वीडियो ख़त्म हो रही है इज़ दैट कि आप लोग अगली वीडियो देखने के लिए आप मजबूर हो सको एक तरह से। मतलब हमारा मन नहीं करता है कुछ भी करने का यूजुअली, कि छोड़ दो यार अब नहीं करते। बीच में अगर आपको एक के बाद एक वीडियो कनेक्टेड मिलेगी तो आप देख पाओगे, और टाइम भी कम रखेंगे तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत देर हो गई है ना। होपफुली नहीं लगेगा। ठीक है, सो हम थोड़ी छोटी रखेंगे लेंथ वीडियोस की। अभी हमें पढ़ना है रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बारी फिर से कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। ठीक है, ओके। सो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, दिस इज़ योर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, इट इज़ GOC प्लेलिस्ट। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो रेजोनेंस हाइब्रिड, जब दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम बेंजीन की बात कर रहे थे, जो उन सभी स्ट्रक्चर का ना एक वो होगा, सम होगा एक तरह से। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसका से सबसे ज़्यादा होगा हाइब्रिड बनाने में। हम सब बनाना सीखेंगे, अभी आप ना सिर्फ बेसिक टर्म्स अपने माइंड में रख लो। इसके बाद में आज जो हमें करना है दैट इज़ योर रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये हम करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताती हूँ जो रेजोनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है या नेसेसरी है। ठीक है, सो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझते हैं क्या होता है। तो पहली कंडीशन है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर ना बहुत लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो आप कोशिश करो, आपको समझ आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आगे चल के आने लगेगा, है ना। सो प्लेनरिटी चाहिए हमको मॉलिक्यूल में। प्लेनरिटी का मतलब है कि देखो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल बोलता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ना कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो मैं ये डॉट बना रही हूँ, ये कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में है। मैंने कहा नहीं, एक और डॉट है जो वाई और जेड के बीच में है। ठीक है, अब इस डॉट को अज्यूम करो कि ये डॉट ना होकर के ना एक बॉल है। तो एक एक्स वाई प्लेन में है, एक वाई जेड प्लेन में है, राइट। यानी कि एक बॉल आपकी सामने वाली दीवार पे है, ठीक है, और जो दूसरी बॉल है वो आपकी लेफ्ट साइड वाली दीवार पे है। ठीक है, अब जैसे आप उनको पास लेके आओगे, अगर सोचो वो चिपकी हुई है, ठीक है, तो वो अलग अलग जगह एग्जिस्ट कर रही है और आप उसको ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ले जा सकते हो। यानी कि या तो इस दीवार पे ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, पर इसी दीवार पे कर सकते हो। ठीक है, अगर एक वॉल की तरह कंसीडर कर रहे हो, मतलब एक्स वाई प्लेन में ही आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, ये आप वाई जेड प्लेन में ही मूव कर सकते हो। तो किसी भी सिनेरियो में क्या ये आपस में मिल पाएंगे? नहीं ना। सो वही होता है ऑर्बिटल्स में भी। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा है। ठीक है, अब एक फोर्थ ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये आपको मैं बता रही हूँ कि ऑर्बिटल ना इस तरह से भी होते हैं, जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। आप ये सोच लो कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आप सोचो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से यहाँ कॉन्जुगेशन, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है। अब भाई बेंजीन रिंग थी हमारी, उसमें क्या हो रहा था, उसमें पाई बॉन्ड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ही तो शिफ्ट हो रहे थे और वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे, है ना। यही हो रहा था ना। अब यहाँ पे तो शिफ्टिंग ही पॉसिबल नहीं है,
जब एक इस प्लेन में है, दूसरा इस प्लेन में है, एक इस तरह के प्लेन में है, एक उसके परपेंडिकुलर है पी ऑर्बिटल के, यानी कि उससे 90 डिग्री वाले प्लेन में, यानी कि एक दिशा के सामने जो दीवार होगी उस पे होगा, और दूसरे वाला जो है वो स्ट्रक्चर आपके लेफ्ट साइड वाली दीवार पे होगा। तो वापस में नहीं जंप कर पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, प्लेनरिटी नहीं होगी मॉलिक्यूल में बेसिकली। तो इसको बोलते हैं प्लेनैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो प्रेजेंट नहीं होगी इन सच केसेस। सो फॉर रेजोनेंस टू अकर, यानी कि जिसमें आपके पाई बॉन्ड्स जो हैं वो मूव कर पाएँ, पाई बॉन्ड्स ही मूव कर रहे थे ना, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, वो मूव कर पाएँ, उनकी डीलोकलाइजेशन हो पाए। डीलोकलाइजेशन मतलब उनकी मूवमेंट हो पाए। मूवमेंट को ना केमिस्ट्री के टर्म में डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए प्लेनरिटी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर होना चाहिए। बेंजीन होता है तो उसमें रेजोनेंस होती है, कॉमन सेंस, राइट। दूसरी कंडीशन कहती है या सारे कार्बन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन से ही लिंक करेंगे यूजुअली, अभी बेसिक्स है तो कार्बन ही याद रखो। जितने भी कार्बन्स हैं या चलो एटम्स हैं, वो या तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको भी। सो सेकेंड कंडीशन है sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा, तो फिर उसको कैसे करोगे वो समझ लो, ठीक है। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक में आप देख काउंट करते हो, फॉर हाइब्रिडाइजेशन यू विल काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच टू ईच कार्बन एटम, ठीक है। सो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है पहले वाला, बाकी दोनों तो पाए होंगे, पिछले लेक्चर में बताया था। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में बताओ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। अब मैं इन कार्बन को ना नेमिंग कर देती हूँ। ये वाला कार्बन है C1, ये C2, ये C3 और ये C4, ठीक है। अब देखो C1 को, देखो C1 के 4 बॉन्ड देखो, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना जो C के साथ है, एक तो यही है पहला, दूसरा। पहले के लिए क्या हुआ, तो C1 में पहले के लिए क्या हुआ, 2 बॉन्ड हुए, 2 बॉन्ड मतलब एक S और एक P, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। C2 बताओ कितना होगा, समझ आया तो कमेंट करना प्लीज़ C2 के लिए। C3 देख लेते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो कितने हुए, 3 हुए, यानी कि एक S का हुआ, 2 P के हुए, तो P के ऊपर 2 बना देंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। C4 भी लाइकवाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, ठीक है। तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसका आइडिया हमें लग गया। एक और चीज़ ध्यान रखनी है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए, अगर कोई लोन पेयर है, ठीक है, उसको भी हम एज अ सिग्मा बॉन्ड की तरह ही उसको भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे। तो हमें ना यहाँ से एक हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मिला। हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स,